हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 60 एमसीक्यूज इन 16 मिनट्स। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट वी स्टे कनेक्टेड। एंड नाउ मूव्स ऑन एमसीक्यूज। सो इस प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट्स, यानी कि फिलिप सिडनी का जो सोनेट कलेक्शन था उसका टाइटल का क्या नाम था। एक्चुअली फिलिप सिडनी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के ये एक अच्छे मतलब शेक्सपियर जैसे ही एक सोनेटियर थे, तो इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे थे, तो उसके कलेक्शन का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है एस्टोफल, स्टेला, एस्टोफल एंड स्टेला, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एस्टोफल एंड स्टेला इज़ द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट। इनके जो सोनेट कलेक्शन है उसका नाम था एस्टोफल एंड स्टेला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर, यानी कि जो स्पेंसर हैं इनके सोनेट कलेक्शन का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो फिलिप सिडनी है और एक स्पेंसर, ये दोनों की दोनों अपने आप में एक ज़बरदस्त सोनेटियर थे एलिजाबेथन एज के। ठीक है, तो इनका जो कलेक्शन था सोनेट कलेक्शन फिलिप सिडनी का, वो था एस्टोफल एंड स्टेला, एंड जो स्पेंसर हैं इनका सोनेट कलेक्शन का नाम था एमोरेटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सोनेट्स आर देयर इन एमोरेटी। तो जो इनका कलेक्शन था स्पेंसर का एमोरेटी, इसमें कितनी सोनेट थी। सो इस कलेक्शन में उनकी जो सोनेट की संख्या थी, टोटल सोनेट थी 88। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 88 सोनेट उनके कलेक्शन में थी जिसका नाम था एमोरेटी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसरियन सोनेट्स। अब आपको बताना है कि जो स्पेंसर थे इनकी सोनेट्स का राइमिंग पैटर्न क्या था। तो जो इनकी सोनेट थी उनका राइमिंग पैटर्न था ए बी ए बी, बी सी, सी डी ई ई। ठीक है, ये इनकी राइमिंग जो इनकी सोनेट का पैटर्न था ये वाला। एंड जो सेकंड है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी और पॉपुलर है, ये शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न था। ठीक है, ये वाला जो ए बी एफ बी वाला। एंड जो थर्ड है ए डबल बी ए सी डी ई, ये जो पैटर्न है राइमिंग पैटर्न, ये पैटर्न का सोनेट का पैटर्न होता है। ठीक, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु रोड द कलेक्शन ऑफ द सोनेट्स टाइटल आइडियाज़ मिरर, यानी कि जो आइडियाज़ मिरर नाम से सोनेट कलेक्शन किसके द्वारा लिखा गया था। सो ये कलेक्शन लिखा था माइकल ड्राइटन ने। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, माइकल ड्राइटन रोड द कलेक्शन ऑफ द सोनेट टाइटल आइडियाज़ मिरर। इनके सोनेट कलेक्शन का नाम था आइडियाज़ मिरर, और ये सभी कौन है, एलिजाबेथन सोनेटियर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज, यानी कि इनमें से कौन है जो एलिजाबेथ के सबसे ज़्यादा महानतम सोनेटियर माने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, माइकल ड्राइटन, हेनरी हॉवर्ड। सो वैसे तो ये अपने आप में सभी की सभी क्या हैं, ग्रेटेस्ट ही हैं, बट सबसे ज़्यादा सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, यानी 154 सोनेट्स उन्होंने लिखी थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज। सो आपका ए वाला जो है ऑप्शन हो गया सही। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी सोनेट्स शेक्सपियर कंपोज। अब आपको बताना है कि कितनी सोनेट थी आखिर जो शेक्सपियर ने कंपोज की थी। सो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, 154 सोनेट आर कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। ओके, 154 सोनेट इनके द्वारा लिखे गए थे। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज सोनेट्स 1 to 126, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द जो सोनेट्स थे शेक्सपियर के, वो किसके डेडिकेटेड थे, यानी कि जो इन्होंने तीन लोगों को वो डेडिकेट किए थे, 3 भागों में बांटे गए इनके सोनेट्स, यानी 1 से लेके 126 126 सोनेट्स थी, वो मिस्टर WH को डेडिकेट थी इनकी। उसके बाद इन्होंने जो सोनेट्स थी बाकी की उनकी, वो डार्क लेडी को थी, और लास्ट वाली जो सोनेट है वो उसको थी, क्यूपिड को, है ना। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी वाला, मिस्टर WH। ठीक है, स्टार्टिंग के जो सोनेट हैं
1 मतलब 1 से लेके 26 ये इन्होंने डेडिकेट किए मिस्टर WH को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज रिमेनिंग सोनेट्स। बाकी के जो अपने बचे हुए सोनेट्स हैं शेक्सपियर ने वो किसको डेडिकेट किए थे? तो 1 मतलब 126 तक तो उन्होंने WH को कर दिए अपने सोनेट, है ना। 126 के बाद 127 से लेके 152 तक जो सोनेट उन्होंने लिखे थे वो उन्होंने डेडिकेट किए थे डार्क लेडी को, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डार्क लेडी को उन्होंने ये डेडिकेट कर दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी लाइन्स अ सोनेट हैज़, यानी कि एक सोनेट के अंदर कितनी लाइन होती हैं? सो ए सोनेट हैज़ 14 लाइन्स। एक जो सोनेट होती है उसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। सो आपका जो ऑप्शन है सी वाला वो हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विलियम सिडनी पॉटर रोट अंडर द स्यूडोनियम ऑफ, यानी कि जो विलियम सिडनी पॉटर हैं उनका सीडोनियम क्या था? सीडोनियम मतलब एक ऐसा मतलब एक फिक्सियस नेम होता है, काल्पनिक नेम, जिसे कोई भी ऑथर अपना वर्क लिखने के लिए एज्यूम कर लेता है। मतलब कि मैं इस नाम से अपना वर्क लिखूंगा, जिससे किसी को पता ही ना चले कि मैं मतलब राइटर के बारे में किसी को ना पता चले, कोई अपना रियल नेम नहीं बताना चाहता तो वो अपना एक फिक्सियस नेम अडॉप्ट कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? सीडोनिम कहते हैं, ठीक है। तो जो सिडनी पॉटर हैं वो ओ हेनरी के नाम से लिखा करते थे, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ओ हेनरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन। जो लॉस्ट जनरेशन टर्म है ये किसके द्वारा मतलब पॉपुलराइज किया गया था? सो दिस टर्म मतलब आपको बताना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हेमिंगवे, फॉकनर, विलियम फॉकनर और फॉकनर एंड मेलविले, ठीक है। सो दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय हेमिंगवे, ये हेमिंगवे के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। जो पुलिट्जर प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये PGT 2009 में पूछा गया, द अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, या फिर द फोर्ड फाउंडेशन, या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। सो ये जो पुलिट्जर प्राइज़ है ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यूयॉर्क, ठीक है। सो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इज़ अवॉर्डेड बाय, यानी कि जो नोबल प्राइज़ है लिटरेचर के लिए जो दिया जाता है वो कहाँ मतलब कौन प्रदान करता है, कौन सी संस्था देती है? सो द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, जो स्वीडिश अकेडमी है ये नोबल प्राइज़ देती है लिटरेचर के लिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 2022 में जो मतलब नोबल प्राइज़ है लिटरेचर का वो किससे मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द बुकर प्राइज़ फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल इज़ अवॉर्डेड बाय, यानी कि जो बुकर प्राइज़ है वो नोवेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसे कौन सी संस्था प्रदान करती है? सो मैन ग्रुप गिल्डेल लंदन इंग्लैंड, इसके द्वारा मैन ग्रुप के द्वारा ये दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। सो कपलेट, कपलेट इज ए वर्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड। ये कपलेट होता है, ठीक है, जो अब लास्ट में दोनों जो लाइन्स होती हैं इक्वल लेंथ की दोनों लाइन होंगी इसके अंदर, और एंड में क्या एक दूसरे से राइम करती हुई दिखती हैं। सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन मतलब ये जो फिगर स्पीच दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन के अंदर यूज़ हुआ है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ हुआ है? सिमली, मेटाफर एंड आयरनी या फिर एपिग्राम। तो आयरनी और सिमली और मेटाफर तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है ना, आयरनी भी कभी कोई यूज़ नहीं दिख रहा है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, एपिग्राम। और एपिग्राम क्या होता है? ये एक सूक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। TGT 2013 में आया है। यहाँ भी एक लाइन दी रखी है, बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के तो लड़के होते हैं, ठीक है। कभी कभी वोमेंस के लिए भी बोल देते हैं कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स, वोमेंस विल बी वोमेंस। तो ये जो लाइन है इसमें मतलब एपिग्राम है। कौन सा फिगर ऑफ, मैंने बता ही दिया।
सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। यहाँ भी क्या हुआ है, यूज एपिग्राम ही यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु आर रोजनक्रांच एंड गिल्डस्टन। जो रोजनक्रांच और गिल्डस्टन है ये कौन है? सो हैमलेट फ्रेंड है ये, या हैमलेट कजिन है, या क्लोडियस जनरल है, या फिर गर्टूड मैसेंजर है? तो सबसे पहले तो रोजनक्रांच और गिल्डस्टन ये दो करेक्टर हैं जो कि हैमलेट प्ले के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो एक ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, हमें पता है अच्छे से। इसके अंदर ये जो दोनों करेक्टर हैं ये कौन है? हैमलेट के फ्रेंड है या फिर उसके कजिन है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ये दोनों के दोनों हैमलेट के फ्रेंड हैं। सो राइट ऑप्शन हो गया आपका ए, हैमलेट्स फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, होम डज 14 ब्रास स्वेयर ही विल नॉट अटैक। मतलब किसकी सब मतलब 14 ब्रास क्या लेता है, कसम खाता है कि वो अटैक नहीं करेगा। किस पर नहीं करेगा? द पोल्स, द इटालियंस, द डेंस, द स्पेनिश। किस पर अटैक नहीं करेगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी, द डांस पे वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हैमलेट उसका लास्ट में बन गया था फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ऑफेलिया। यानी कि जो पोलोनियस है वो क्या कैसे प्लानिंग करता है टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए कि जो हैमलेट का लव है ऑफेलिया के लिए, मतलब है या नहीं है, उसके लिए वो क्या प्लानिंग करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हैव हिम फॉलोड, वो उसका पीछा करता है, स्पी ऑन हिम पर्सनली, या उसको मतलब पर्सनली वो उस पर नज़र रखता है, राइट ए लेटर एज ऑफेलिया, या ऑफेलिया बनकर उसको लेटर लिखने लग जाता है, चैलेंज हिम टू ड्यूल, या फिर उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। सो वो ऐसा कुछ नहीं करता इनमें, ड्यूल और लेटर वगैरह तो नहीं लिखता, लेकिन हाँ वो स्पी यानी कि वो उसको पर्सनली क्या करता है, उस पर वो नज़र रखता है। ठीक है, सो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट द प्लेयर्स टू परफॉर्म। यानी कि कौन सा प्ले हैमलेट उन प्लेयर्स के माध्यम से वहाँ कराना चाहता है। ठीक है, तो कौन सा प्ले था वो जो हैमलेट ने कराया था इस प्ले के अंदर। मतलब यहाँ पर इस प्ले के अंदर शेक्सपियर ने वो टेक्निक यूज़ की है, प्ले विद इन प्लेस। उसके अंदर कौन सा प्ले परफॉर्म कराया गया था, प्ले विद इन प्ले, द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, एडिपस रेक्स, वोल्फ, या फिर फर्स्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो यहाँ परफॉर्म किया गया था हैमलेट के अंदर। ठीक है, हैमलेट ने करवाया था क्लॉडियस का रिएक्शन जानने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ विल क्लॉडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट। मतलब हैमलेट के अकॉर्डिंग जो क्लॉडियस है वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब इस प्ले को देखने के बाद। ही विल लाफ, वो हंसेगा, ही विल क्राई, ही विल एन्जॉय इट। नहीं भैया, ऐसा वो कुछ करेगा नहीं, ना तो वो लाफ करेगा, ना वो क्राई करेगा, ना वो एंजॉय करेगा। वो क्या करेगा, ही विल अपीयर गिल्टी। अगर वो गिल्टी होगा तो वो ज़रूर उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस दिखाई देंगे। सो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डज क्लोडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन। जो क्लोडियस है वो अकेला मतलब रहना चाहता है, प्राइवेसी चाहता है। क्यों चाहता है वो? सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन कन्फर अबाउट 14 ब्रास। 14 ब्रास के बारे में वो लोग बात करेंगे नहीं। सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट हैमलेट मोडीनेस। इसके बारे में बात करेंगे, हैमलेट के बारे में। सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ऑफेलिया इंटरेक्ट। हाँ, ये वाला जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। सो दैट, जिससे कि वो लोग मतलब ही एंड पोलोनियस यानी क्लॉडियस एंड पोलोनियस नज़र रख सकें किस पर, हैमलेट पर और जो ऑफेलिया के ऊपर, कि वो क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए वो लोग प्राइवेसी चाह रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू पोलोनियस एंड क्लॉडियस ओवर हियर हैमलेट डिस्कसिंग। यानी कि जो पोलोनियस और क्लॉडियस हैं वो हैमलेट को क्या डिस्कस करते हुए सुनते हैं। द लाइफ ही लेड एट स्कूल, यानी कि जो लाइफ है स्कूल के बारे में, उसने जो लाइफ जी थी अपने स्कूल में वो, या फिर हिज फीलिंग्स ऑफ मॉर्निंग, या फिर वो मॉर्न कर रहा होता है। वेदर और नॉट टू मैरी ऑफेलिया, कि वो शादी करे ऑफेलिया से ना करे ये सोच रहा होता है वो। वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड, कि वो सुसाइड करे, जो मतलब जिंदा रहे या मरे वो ये सोच रहा है। सो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वो क्या डिस्कस कर रहा था हैमलेट, वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज ऑफेलिया गिव हैमलेट। हैमलेट को क्या देती है ऑफेलिया? ठीक है, हर लव, अपना प्यार,
अ लेटर, एक लेटर देती है, द गिफ्ट ही हैज़ गिवन हर, या फिर ये रिजेक्शन, क्या देती है वो इन चारों में से। सो वो उसको वापस करती है वो सभी गिफ्ट्स जो उसने उसको दिए थे। सो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट? जो हैमलेट है वो वुमेन्स को डिसऑनेस्ट क्यों कहता है? बिकॉज दे ओनली केयर अबाउट मनी, बिकॉज दे वेयर मेकअप एंड डिसीव मैन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि उसका मानना है कि वो जो वुमेन है वो मेकअप वेयर करती हैं एंड डिसीव मैन को डिसीव करती हैं। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो हो गया हमारा सही। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। What does Claudius say he will do about Hamlet? क्लॉडियस क्या कहता है कि वो हैमलेट के लिए मतलब क्या करेगा? Send him to England, marry him off to Ophelia, monitor his behavior closely, मतलब कि वो उसे इंग्लैंड भेजेगा। क्लॉडियस कहता है हैमलेट के बारे में कि वो उसे इंग्लैंड भेजेगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है मैरी हिम ऑफ मतलब ऑफेलिया, यानी या फिर उसकी शादी जो है ऑफेलिया से कराएगा, या फिर मॉनिटर करेगा उसके बिहेवियर का। सो इसमें से जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेंड हिम टू इंग्लैंड, क्योंकि वो उसे इंग्लैंड भेजने की बात कहता है इस प्ले में। ठीक है, तो वो उसे इंग्लैंड भेजने की बात करता है इस प्ले में। ठीक है, सो आपका जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा ठीक, सेंड हिम टू इंग्लैंड। फोर्थ ऑप्शन था किल हिम, तो वो इंग्लैंड की बात हो गई। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेशियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले? हैमलेट है जो वो होरेशियो से प्ले में क्या करने को कहता है? मॉनिटर ऑफेलिया बिहेवियर, ऑफेलिया के बिहेवियर पर नज़र रखने को कहता है। कीप एन आई ऑन गर्टूड को मतलब देखने को कहता है। पे अटेंशन टू पोलोनियस मूवमेंट, पोलोनियस के मूवमेंट को मतलब ध्यान देने के लिए कहता है वो। वॉच क्लॉडियस रिएक्शन, कि वो क्लॉडियस के रिएक्शन को वॉच करने को कहता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, वो क्लॉडियस को रिएक्शन को उसे वॉच करना था, ना कि इन तीनों के। ठीक है, तो डी आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हाउ डज हैमलेट टीज ऑफेलिया? मतलब जो हैमलेट है वो ऑफेलिया को किस तरीके से टीज करता है, परेशान करता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, ही मेक्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स, ही टचेज हर, ही मेक्स फन ऑफ हर फैमिली, ही टेल्स हर ही डज नॉट लव हर। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ही मेक्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। Who wrote the fourth commendatory verse to the first folio of Shakespeare plays? ठीक है, जो शेक्सपियर हैं उनके प्लेस का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में। इसके लिए फोर्थ कमेंडेटरी वर्स किसके द्वारा लिखी गई है? सो ये हैं जेम्स मेप। जेम्स मेप रोड द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस 1623। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जेम्स मेप। Next, question number 32. The pictorial Shakespeare, which had appeared in part 1838, 1841, is a work by, यानी कि जो पिक्टोरियल शेक्सपियर है, ठीक है, ये एक वर्क है किसी का, द पिक्टोरियल शेक्सपियर, जो अपीयर हुआ था, मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया है? ठीक है, तो ये चार्ल्स नाइट के द्वारा ये वर्क लिखा गया है ना। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इलेरिया इज द एग्जॉटिंग सेटिंग ऑफ 12th नाइट। ठीक है, जो 12th नाइट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसकी जो सेटिंग है वो इलेरिया में रखी गई है। इसके अलावा एक और प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, उसमें भी इसकी ये दिखाई गई है इसकी सेटिंग। तो वो कौन सा प्ले है वो आपको बताना है, यानी इन विच अदर प्ले शेक्सपियर हैज़ रेफर टू दिस प्लेस एज ए साइट ऑफ परेड्स। तो वो है हेनरी फोर्थ पार्ट 2। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में भी ये दिखाया गया है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मालवोलियो अ कॉमेडी ऑफ हियरर्स और द इम्पोस्टर इज अ वर्स प्ले रिटन बाय, यानी कि जो मालवोलियो एक कॉमेडी ऑफ हियरर्स एक वर्स प्ले है, किसके द्वारा ये लिखा गया? सो एमिली C.A. सेंजर के द्वारा ये लिखा गया प्ले। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। मालवोलियोज रिवेंज, मालवोलियोज रिवेंज इज अ पॉपुलर फिक्शनल वर्क बाय, ये मतलब एक फिक्शनल वर्क है मालवोलियो रिवेंज, ये किसके द्वारा लिखा गया बताना है आपको। तो ये सैफी मैसन के द्वारा ये वर्क लिखा गया है मालवोलियो रिवेंज। और आपको ध्यान आ रहा होगा कि मालवोलियो एक करेक्टर है विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में, है ना। तो वो कौन से प्ले में करेक्टर है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है।
सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सोफी मैसन। माल बोलियो का ज़रूर बताना कि ये कौन से प्ले में करेक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हु पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909 विच इंक्लूड एन ऐसे ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लोपेट्रा एंड एन ऐसे एंटाइल्ड शेक्सपियर द मैन। ठीक है, तो जो ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री है ये किसने पब्लिश कराया था, और इसमें उन्होंने 2 ऐसे और ऐड किए थे शेक्सपियर पर, मतलब शेक्सपियर एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, और दूसरा ऐसे था जो जिसका टाइटल था शेक्सपियर्स मैन। तो कौन थे ये, तो ये थे एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडली पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909 which include an essay on Shakespeare, Antony and Cleopatra, and an essay entitled Shakespeare the Man. So the right option will be A. Next question number 37. Who is the author of Shakespearean Tragedy 1904 which center on Shakespeare's 4 great plays King Lear, Othello, Hamlet and Macbeth? ठीक है, so AC Bradley is the author of Shakespearean Tragedy 1904 which center on Shakespeare 4 great play King Lear, Othello, Hamlet and Macbeth. So the right option will be A, AC Bradley. AC Bradley हैं जिन्होंने क्या है इन शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं इन पर उन्होंने इनको क्या किया था, इलस्ट्रेट किया था अच्छे से, इन पर बहुत डीपली उन्होंने इनको इनकी व्याख्या करी है और 1904 में उन्होंने ये लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। Who originated the term problem play with regard to Shakespeare's few plays? यानी किसने ये टर्म प्रॉब्लम प्ले ऑरिजिनेट किया था रिगार्डिंग शेक्सपियर के कुछ प्लेस को देख कर के, उन्होंने उनके कुछ प्लेस उन्हें लगे कि ये प्रॉब्लम प्ले हैं तो उनको देख कर किसने ये जो टर्म है वो ऑरिजिनेट किया था। सो ये थे फ्रेडरिक बॉस who originated the term problem play with regard to Shakespeare few plays. So the right option will be D. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन स्कॉलर इन 1875 रोट शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। ठीक है, तो ये एडवर्ड डोडेन थे जिन्होंने लिखा था शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज ए। जो वर्ड्सवर्थ हैं वो नेचर को किस रूप में ट्रीट करते हैं? सो एज ए लिविंग पर्सनैलिटी, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग पर्सनैलिटी और नन ऑफ दीज। सो वर्ड्सवर्थ जो नेचर है उसको ट्रीट करते हैं एज ए लिविंग पर्सनैलिटी, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट डज पैंथीज्म मीन? पैंथीज्म का क्या मतलब होता है बताना है आपको। गॉड इज़ ऑल एंड ऑल इज़ गॉड, एवरीथिंग इज़ मॉर्टल, नन एंड कैन एस्केप फ्रॉम टाइम, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, गॉड इज़ ऑल एंड ऑल इज़ गॉड। पैंथीज्म का मतलब होता है सर्वेश्वर बात को ये मानता है, मतलब सब कुछ भगवान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। From where did Wordsworth get idea that education of nature is superior to bookish learning? यानी कि जो वर्ड्सवर्थ है उनका क्या मानना था कि जो मतलब जो नेचर है वो बुकिश लर्निंग यानी बुकिश नॉलेज से ज़्यादा कहीं सुपीरियर है। मतलब उनका मानना ये था कि नेचर खुद ब खुद लर्न करा देती है, बुकिश नॉलेज में वो ज्ञान नहीं है, वो तो केवल क्या है एक खाली लीफ हैं, बैरन लीफ उनको कहा था बुक्स को उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जो है ट्रू जो लर्निंग हमें मिलती है वो हमें नेचर से मिलती है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तो ये आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया था, किस आइडिया को फॉलो करते थे वो, किसके आइडिया को? तो रूसो को फॉलो करते थे, है ना। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, रूसो से उन्होंने ये आइडिया लिया था। रूसो एक महान प्रकृतिवादी थे, प्रकृतिवाद को मानते थे। तो उनका तो मानना ये था, रूसो तो यहाँ तक कहते थे कि बच्चे को बिल्कुल कुछ भी स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको नंगा क्या करो, नंगा ले जाके प्रकृति में छोड़ दो, बिल्कुल बिना कुछ करे, वो खुद ब खुद सारा कुछ उसे प्रकृति सिखा देगी, ये ऐसे कहते थे रूसो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। Wordsworth subscribed to whose belief that humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society? ठीक है, so Wordsworth subscribed Rousseau belief that humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society. So the right option will be A, Rousseau.
Next, question number 44. For which poem of Wordsworth Charles Lamb wrote that though he liked the poem subject, I cannot say that the style of it quite satisfy me. It is too lyrical. So ये पीटर वेल पोएम है जिसके लिए चार्ल्स लैम ने कहा है ना. सो बी आपका सही हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. Which poem of Wordsworth in 1891 Oscar Wilde cited as an example of the deleterious influence ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट्री. यानी कि किसने इसे कौन सी वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम को ऑस्कर वाइल्ड ने डिलीटेरियस इन्फ्लुएंस बताया. तो ये पोएम थी उनकी पीटर वेल. सो ये पोएम उनकी पीटर वेल थी. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड. तो जो सैटर्न करेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट में क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अनुसार उसे क्या कहा जाता है. तो उसका नाम उसे कहा जाता है लूसीफर, है ना. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. हु यूजेस मिल्टन एज अ करेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन्स अ पोएम. यानी कि मिल्टन को एज अ करेक्टर अपने वर्क में किसने यूज़ किया है. जिस वर्क का नाम है मिल्टन अ पोएम. तो ये विलियम ब्लैक हैं जिन्होंने मिल्टन को एज ए करेक्टर अपनी वर्क में यूज़ किया था. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस मैरी सैलीज व्हेन शी रोट हर नोवेल डैश इन द 1810. यानी 1810 में मैरी जो सैली हैं उन्होंने अपना नोवेल लिखा था. तो किससे इन्फ्लुएंस होने के बाद लिखा था. तो उन्होंने जो अपना नोवेल है फ्रैंकेस्टाइन लिखा था आफ्टर इन्फ्लुएंस पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट से इन्फ्लुएंस होने के बाद लिखा उन्होंने अपना नोवेल फ्रैंकेस्टाइन. ठीक है. सो आपका जो ऑप्शन है डी ये करेक्ट हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. पी.बी. सैली कंस्ट्रक्टेड हिज करेक्टर प्रोमैथ्यूज इन पार्ट एज एन अटैम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन्स. यानी कि जो पी.बी. सैली है उन्होंने अपना प्रोमैथ्यूज है उसमें मिल्टन के कौन से करेक्टर को रिवाइज करने की कोशिश की है. ठीक है. तो उन्होंने मिल्टन का जो सैटर्न है उसे रिवाइज करने की कोशिश की है थ्रू प्रोमैथ्यूज, है ना. सो राइट ऑप्शन विल बी सी सैटर्न. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नस्ट स्टीनबैक नोवेल इन डूबियस बैटल टेक इट टाइटल फ्रॉम. यानी कि जो अमेरिकन ऑथर हैं जॉन अर्नस्ट उन्होंने एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है डूबियस बैटल. उसका टाइटल उन्होंने कहाँ से लिया है. तो उसका टाइटल उन्होंने लिया है पैराडाइज लॉस्ट से. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी पैराडाइज लॉस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51. हाउ टू सेव द ओल्ड दैट वर्थ सेविंग वेदर इन लैंडस्केप हाउसेज मैनर्स इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन टाइप इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स एंड द वन दैट वी बॉदर लीस्ट अबाउट. सो द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. जो ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं. तो ये ली गई हैं गाल्सवर्दी के प्ले ओवर द रिवर से. सो ये लाइन्स ली गई हैं गाल्सवर्दी के प्ले ओवर द रिवर से. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52. आर्ट इज़ द वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड which really works for union and destroys the barriers between man and man. It is the continual, unconscious replacement, however fleeting, of oneself by another, the real cement of human life, the everlasting refreshment and renewal. Who said? जो ये लाइन्स हैं ये पूरा जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा बोला गया है. सो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय जॉन गाल्सवर्दी. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए John Galsworthy. Next, question number 53. He is but a pure philosopher who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste. Who said? किसने कहा है ये. So these lines are said by John Galsworthy. So the right option will be A. Next, question number 54. Comedy of humor is the term applied to the type of comic drama written by John Fletcher and. ठीक है. तो जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो एक मतलब कॉमिक ड्रामा का ही टर्म मतलब दूसरा नाम है. तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं. तो ये एक तो जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखे गए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और एक दूसरे जो लिखने वाले राइटर हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं उनका नाम आपको बताना वो कौन है. तो बेन जॉनसन है, वो शेक्सपियर हैं, सैमुअल जॉनसन है या फिर मार्लो हैं. सो सैमुअल जॉनसन ने तो कोई कॉमेडी ह्यूमर नहीं लिखा कभी. मार्लो तो लिखते ही नहीं थे और शेक्सपियर ने भी नहीं. सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए बेन जॉनसन.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, हु एक्सप्लेन हिज करेक्टर फॉर्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस। यानी कि कौन है जिन्होंने करेक्टर फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कराया है अपने वर्क में। इस तरीके से देखिए, सम वन पैकुलियर क्वालिटी डोथ सो possess a man that it doth draw all his affect, his spirit, and his power in their in conflictions all to run one way। सो ये जो लाइंस हैं ये इस तरीके से उन्होंने करेक्टर फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कराया अपने वर्क में। सो ये बेन जॉनसन है जिन्होंने अपना एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में इसे इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ऑरिजिनेटेड इन द कंट्री। ये जो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग है ये किस कंट्री में ऑरिजिनेट हुई थी। सो ये हुई थी स्पेन में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, स्पेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाय। यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो फ्रांस में किसके द्वारा रिवाइव्ड की गई। सो मॉलरी के द्वारा ये रिवाइव्ड हुई। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। यानी कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो इंग्लैंड में किस एज के दौरान फ्लोरिश हुई यानी फूली फली। सो ये एज था रेस्टोरेशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, रेस्टोरेशन एज में ये कॉमेडी ऑफ मैनर हैं ये फूली फली। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट 1895 बाई ऑस्कर वाइल्ड सटायर। मतलब जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट है 1895 में लिखा गया था ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। इसमें उन्होंने सटायर किया है किसके ऊपर, तो वो सटायर करते हैं द सेक्सुअल हिपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मॉरलिटी। यानी जो विक्टोरियन मॉरलिटी में जो सेक्सुअल हिपोक्राइसिस हैं उनके ऊपर ये एक सटायर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विलियम विचर्ली, विलियम कॉन्ग्रीव, ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसली श्रीडन आर द राइटर ऑफ। यानी कि जो कुछ राइटर्स हैं फेमस, जैसे विलियम विचर्ली हो गए, कॉन्ग्रीव हैं, ऑलिवर स्मिथ हैं, गोल्ड स्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसली श्रीडन हैं, ये किसके मतलब राइटर हैं। ठीक है, सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ये पॉपुलर राइटर्स हैं सभी की सभी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। So guys, this is all about this video and thanks for watching.